हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग प्रोजेसिव केस की थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जब सेशन को कंक्लूड किया था उसको तो रूल नंबर 5 को डिस्कस किया था, और जिसमें हमने ये सीखा था जो मैंने आपको सिखा दिया। अगर नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग जो नाउन है, जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करते हैं, अगर इनको पर्सोनिफाई किया जाए तो इनके साथ प्रोजेसिव केस यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन का जो पहला रूल होगा, आज के सेशन का जो पहला रूल है वो रूल नंबर 6 है। पोजेसिव केस दैट इज अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस। स्पेस का मतलब यहाँ पे अंतरिक्ष नहीं है, स्पेस का मतलब डिस्टेंस, दूरी से है, और वेट। तो टाइम, स्पेस और वेट, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो यहाँ पढ़ लीजिएगा टाइम, स्पेस और वेट। अब टाइम को दिखाने वाले नाउन कौन कौन से हैं देखिएगा, वीक है, डे है, नाइट है, ईयर है। डिस्टेंस को दिखाने के लिए माइल है, किलोमीटर है। वेट को दिखाने के लिए टन है, किलोग्राम है। तो ये जो नाउन है इनके साथ हम लोग पोजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है इनके साथ। देखते हैं, ही विल बी बैक, सेकेंड सेंटेंस दिखा रहा हूं, ही विल बी बैक इन अ वीक्स टाइम। अब आप जब इस नाउन को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो एक नॉन लिविंग नाउन है। तो बिल्कुल ठीक है, नॉन लिविंग नाउन है, लेकिन टाइम, स्पेस और वेट को दिखाने वाले नाउन्स के साथ हम लोग पोजेसिव केस दैट इज अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। पहला सेंटेंस जो आपको दिखाई पड़ेगा, माय फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन थ्रो। तो ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जितनी दूर एक पत्थर जाता है, दैट मीन्स नियर बाय, बहुत पास में। तो जितना हम लोगों ने अब तक सीखा पोजेसिव केस के बारे में, उसी चीज का ये एक्सटेंशन है। तो टाइम, स्पेस और वेट को दिखाने वाले, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। देखिएगा आप, जैसे कि अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, एक वीक की छुट्टी, एक किलो का वजन, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। नेक्स्ट, इन ए ईयर्स टाइम अ डेज मैच, एक दिन का मैच, अ फुट लेंथ, एक फुट की लेंथ, दूरी, ठीक है। अ मंथ्स हॉलीडे, अ डेज वर्क एट अ स्टोन्स थ्रो, जो कि एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। और अ पाउंड्स वेट, ठीक है। तो इनके सबके साथ हम लोगों ने पोजेसिव केस का प्रयोग यानी कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है ना। अगर मैं बोलता हूं एक दिन की छुट्टी तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेकिन अगर मैं लिखूं 2 दिन की छुट्टी तो टू के साथ जो वर्ड आएगा डे नहीं आएगा, डे जाएगा। अब क्योंकि ये एस से एंड हो रहा है तो केवल हमें पोजेसिव केस का प्रयोग करना है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना। 2 दिन का मैच, 5 दिन का मैच, 3 साल का समय, 3 के साथ जो ईयर आएगा वो ईयर्स आएगा। तो ईयर्स के साथ में जो है अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाएगा, केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा। 2 मंथ की छुट्टी, तो 2 महीने की छुट्टी, सॉरी, तो 2 मंथ। तो जब हम 2 लिखेंगे तो हमको जो लिखना है वो तो हमको फिर मंथ लिखना होगा, राइट। अब इसका पॉजिटिव केस बनाया जाएगा तो केवल अपोस्ट्रोफी लग जाएगा। तो अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को तो इनको थोड़ा लिख के देख लीजिएगा, जरूर पेन का प्रयोग करिए। और इससे वैसे तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आप इनको थोड़ा लिख भी सकते हैं। तो रूल नंबर 6 खत्म होगा टाइम, स्पेस और वेट के साथ। मैथ्स में क्या पढ़ते हैं? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। ना ज्वाइंट पोजीशन, अब ये ज्वाइंट पोजीशन और दो पोजीशन की हम बात करेंगे यहाँ पे रूल नंबर 7 में, ज्वाइंट पोजीशन एंड सेपरेट पोजीशन। ज्वाइंट पोजीशन का मतलब आपके लिए ये होगा, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न फादर, मतलब सभी नाउन जो है उनका अधिकार जो है इस नाउन पर है। तो दशरथ जो थे, दशरथ राम के भी पिता फादर थे, लक्ष्मण के भी, भरत के भी और शत्रुघ्न के भी थे। तो इसे कहा जाता है ज्वाइंट पोजीशन। इन सभी नाउन का अधिकार है एक ही नाउन पर, ठीक है। अब हमारे पास आता है सेपरेट पोजीशन। सेपरेट पोजीशन, तो ज्वाइंट पोजीशन में क्या बोलता है? यूज अपोस्ट्रोफी एस विद द लेटर, अगर 2 है तो बाद वाले के साथ में, और अगर 2 से ज्यादा है तो लास्ट वाले के साथ में। क्योंकि यहाँ पे राम के भी फादर वही एक ही है, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के फादर एक ही हैं। तो हमने पॉजिटिव केस का प्रयोग लास्ट वाले नाउन, अगर 2 होते तो बाद वाले के जो सबसे अंत में आएगा, सबसे एंड में आएगा, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ये कब होता है? ज्वाइंट पोजीशन। लेकिन जब हम बात करते हैं सेपरेट पोजीशन की, यूज अपोस्ट्रोफी एस विद ऑल द नाउन्स, अगर सबका अधिकार अलग अलग चीजों पर है। एग्जाम्पल देखेंगे, राम्स, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न वाइफ्स। अब सबकी वाइफ्स तो अलग अलग थी, तो इस बार जो सेकंड सेंटेंस है ये एग्जाम्पल है सेपरेट पोजीशन का। सबका एग्जाम्पल, सबका पोजीशन जो है अलग अलग है। एक चीज यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको ये दिखाई पड़ेगी,
ज्वाइंट पोजीशन के केस में काउंटेबल नाउन को सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर आएगा। ये प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल मान लीजिए इनके पास एक से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो राम लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न फैक्ट्रीज, मान लीजिएगा, एज्यूम कर लेते हैं फैक्ट्रीज हैं। और तो ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। लेकिन अगर ये सेपरेट पोजीशन का केस है, तो इस केस में क्योंकि सबका अधिकार अलग अलग चीजों पर होगा, अलग अलग चीजों पर होगा, तो ये नाउन कभी भी सिंगुलर नंबर में यूज नहीं किया जाएगा, काउंटेबल नाउन अगर है तो। ठीक है, तो ज्वाइंट पोजीशन के केस में, ज्वाइंट पोजीशन के केस में काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन अगर सेपरेट पोजीशन है तो जो नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा वाइफ्स हैं, राम की अलग वाइफ है, लक्ष्मण की अलग है, भरत की अलग है और शत्रुघ्न की अलग है। एक और जब हम बात रामायण की कर रहे हैं तो महाभारत की भी कर लेते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव वाइफ ज्वाइंट पोजीशन है या सेपरेट पोजीशन है? अब अगर आपने थोड़ा भी महाभारत को स्टडी किया होगा तो सबकी वाइफ एक ही थी, द्रौपदी। तो ये हमारा जो है एक ज्वाइंट पोजीशन है ये, और इसलिए हमने यहाँ पे नाउन को अलग रखा है और एपोस्ट्रोफी एस का लास्ट वाले नाउन के साथ किया है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ज्वाइंट पोजीशन और सेपरेट पोजीशन। ज्वाइंट पोजीशन है तो लास्ट वाले नाउन के साथ, सेपरेट पोजीशन है तो हर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही लिसन टू सलीम एंड जावेद स्क्रिप्ट, तो कहानी किसने लिखी है? दोनों ने मिलकर लिखी है, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, रोहित एंड रुचिज फादर इज गोइंग टू दिल्ली, इसका मतलब दोनों सेंटेंस सही है। अब आप अगर ये यहीं पर ये सोचेंगे सर कंपटीशन में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो वो थोड़ा आगे की बात हो गई है। पहले आप ये आज कॉन्सेप्ट डेवलप ये करिए कि ज्वाइंट पोजीशन का एक कॉन्सेप्ट होता है और सेपरेट पोजीशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो हमारा है, रोहित एंड रुचि, तो दोनों के फादर एक ही है, इसका मतलब रोहित और रुचि सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं। ठीक है ना, तो भाई जा रहे हैं, और इसके लास्ट सेंटेंस जो है, रोहित के फादर अलग है, रुचि के फादर अलग है। तो ये वाला जो केस है हमारा सेपरेट पोजीशन का है, और जो सेकंड सेंटेंस है हमारा रोहित एंड रुचिज फादर, ये एक ज्वाइंट पोजीशन वाला केस है हमारे पास। तो हम लोगों ने ये सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, सेपरेट पोजीशन और ज्वाइंट पोजीशन। रूल नंबर 8 पे चलेंगे, और ये कहता है व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पोजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। तो पहले हम समझ लें कि नाउन इन अपोजिशन होता क्या है। इसको वैसे हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे रवि आवर कैप्टन, रवि आवर कैप्टन, तो ये चीज जो है ये नाउन इन अपोजिशन है, आवर कैप्टन। तो अगर इस केस में हम पोजेसिव केस का यूज करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि रवि के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, रवि का हमारा कप्तान, नहीं, रवि हमारे कप्तान की, हमारा कप्तान की कार। तो अगर हमें पोजेसिव केस लगाना है तो नाउन इन अपोजिशन में लगाया जाएगा। एक नाउन इन अपोजिशन, पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने के लिए अलग जो नाउन यूज किया जाता है, इसे ही नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। तो इस रूल पे जाएंगे हम लोग, उससे पहले फिर से आप समझना पड़ेगा आपको कि नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं और अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा, दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस। अगर हम टैगोर के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो मतलब क्या हो जाएगा? टैगोर का पोएट, टैगोर का पोएट नहीं, टैगोर का पोएट नहीं, टैगोर ही पोएट है। ये जो है टैगोर जो कवि है उनका घर। ठीक है ना, ही इज गोइंग टू जेम्स वॉट द साइंटिस्ट कंट्री। तो द साइंटिस्ट कौन है? जेम्स वॉट है। द साइंटिस्ट क्या हो गया? नाउन इन अपोजिशन। सचिन द क्रिकेटर्स वाइफ इज अ डॉक्टर। तो द क्रिकेटर कौन है? सचिन है। तो सचिन के बाद हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है, हमें जो नाउन इन अपोजिशन है उसके बाद यूज करना है। मिसेज वर्मा आवर नेबर सन इज अ डॉक्टर। तो आवर नेबर कौन है? मिसेज वर्मा है, और ये नाउन इन अपोजिशन है। तो अगर एक नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का यूज किया गया है और हमें वहां पर पोजेसिव केस का यूज करना है, तो वो जो है नाउन इन अपोजिशन जो होगा उसके साथ आएगा। एक दो सेंटेंसेस को वो स्टूडेंट जो पहली बार कंपटीशन को प्रिपरेशन कर रहे हैं,
और मेरे साथ जुड़े हुए इन वीडियोज में उनको लिख कर भी देखना चाहिए। लिख कर देखने से थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ती है, थोड़ा सा मेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो बड़ा ही आसान रूल है, रूल नंबर 8। ना with compound nouns the possessive sign is attached only to the last word। कंपाउंड नाउन जैसे कि मदर इन लॉ ना, आगे हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मैं बोलता हूं मदर इन लॉ, इसका हमको बनाना है प्लूरल नंबर। इसी नाउन का अगर हमें बनाना है प्लूरल नंबर, तो हमने क्या लिखा था, मदर्स इन लॉ। तो एस जो है हम लोग यहाँ ऐड करते हैं, ये हमने क्या बनाया, प्लूरल नंबर बनाया। लेकिन अगर इसी का हम लोग यूज करें पॉजेसिव केस, तो वो जो है लास्ट में आएगा, वो यहाँ लगाया जाएगा। तो मदर इन लॉ का अगर बनाना है प्लूरल नंबर तो एस यहाँ लगाया जाएगा, अगर बनाना है पॉजेसिव केस तो वो लास्ट में लगाया जाएगा। तो यही बोल रहा है, विद कंपाउंड नाउन द पॉजेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। तो इसी को हम समझेंगे और हल्का फुल्का आप लिख के भी देख लिया करिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस कॉन्सेप्ट को पहली बार सीख रहे हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले कहीं सीखा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। देखते हैं, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, तो कमांडर के साथ एस नहीं आएगा, कमांडर के साथ एस लगा दिया तो क्या बन जाएगा, प्लूरल नंबर। मदर इन लॉज हाउस, सास का घर, तो सासों नहीं बोल रहा, मदर्स इन लॉ, प्लूरल नंबर नहीं बना रहे हैं हम लोग, इसका पॉजेसिव केस बना रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, फादर इन लॉज प्रॉब्लम, इंजीनियर इन चीफ्स ऑफिस, ठीक है, ब्रदर इन लॉज वाइफ, द रनर अप्स स्कोर। तो कंपाउंड नाउन के प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने प्लूरल नंबर में चेक किया, लेकिन इनका पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं, जो लास्ट में वर्ड है उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। हर मदर इन लॉज हेल्थ, तो ये पॉजेसिव केस है, उनकी सास का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है। हिज मेड सर्वेंट सन, मेड सर्वेंट के बेटे ने जो है पॉट को तोड़ दिया है। तो हम लोगों ने लास्ट में जो है वर्ड है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। बड़ा इजी है, रूल नंबर 9 भी खत्म हो जाएगा। एंड रूल नंबर 10, डबल पॉजेसिव। जब हम लोगों ने एडजेक्टिव के टॉपिक को डिस्कस किया बेटा, तो वहां पर जो चीज आई थी वो थी डबल सुपरलेटिव, डबल कंपैरेटिव। एडवर्ब्स में हमने पढ़ा डबल नेगेटिव, और अब एक चीज आ गई है डबल पॉजेसिव। तो एक बार जरा समराइज करिए चीजों को। 4 चीजें जो है डबल यूज नहीं की जाती, डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, डबल नेगेटिव और डबल पॉजेसिव। तो डबल पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं कि माई फादर्स कार, क्या ये डबल पॉजेसिव है? आप ये कह सकते हैं मुझसे, हाँ सर एक पॉजेसिव ये हो गया और एक पॉजेसिव ये हो गया। नहीं, ये डबल पॉजेसिव नहीं है, ये एक सही स्ट्रक्चर है। डबल पॉजेसिव का मतलब होगा दो नाउन एपोस्ट्रोफी एस लगे हुए एक साथ नहीं आते, जैसे रवीज फादर्स कार, ये बन गया एपोस्ट्रोफी एस से, और फिर हमने लिखा फादर एपोस्ट्रोफी एस है कार। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है डबल पॉजेसिव, और ये स्ट्रक्चर जो होता है इनकरेक्ट होता है। सही कैसे करेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन डबल पॉजेसिव का मतलब क्या है। और जब हम रूल नंबर 10 कर रहे हैं पॉजेसिव केस का, तो हमें एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, डबल नेगेटिव और डबल पॉजेसिव का प्रयोग नहीं किया जाता कंपटीशन के उद्देश्य से, या इंग्लिश में जान लीजिएगा। तो ये सेंटेंस आप, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, ठीक है, और ये वाला जो है पॉजेसिव केस है, एपोस्ट्रोफी एस को हम पॉजेसिव केस कहते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर है। तो अब हम देखते हैं ये रेखाज ब्रदर्स नेचर, तो एक एपोस्ट्रोफी एस वाला स्ट्रक्चर ये आ गया, एक एपोस्ट्रोफी एस वाला स्ट्रक्चर ये आ गया। तो ये क्या हो गया, डबल पॉजेसिव। और डबल पॉजेसिव कैसा होता है, इनकरेक्ट होता है, जो आपको दिखाई पड़ा यहाँ पे आके। ठीक है ना, इसको हम सही कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। द नेचर ऑफ रेखाज ब्रदर, अब ये डबल पॉजेसिव नहीं है, तो जैसे मैंने लिखा था रवीज फादर्स कार, तो वो नहीं सही होगा। तो उसे हम सही कैसे करेंगे, द कार ऑफ रवीज फादर।
द कार ऑफ, इसको सही ऐसे किया जाता है, इसको फिर ऐसे लिखा जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर तो करेक्ट है, लेकिन अगर हम लिखते हैं रवीज फादर्स कार, रवि के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस आ गया और फादर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस आ गया, और दो अपॉस्ट्रोफी एस एक साथ ये जब आते हैं दो अलग अलग नाउन के साथ में, तो इसे कहा जाता है डबल पोजेसिव। और हम जानते हैं 4 डबल चीजों को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, मेरे वाइफ की सेक्रेटरी की मदर एक्सपायर हो गई। तो एक पॉजिटिव केस तो ये बन जाएगा और एक पॉजिटिव केस ये बन जाएगा, और ये क्या होता है, इनकरेक्ट। तो कैसे करेंगे, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, ये सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पेन का प्रयोग कर सकते हैं आप। मिसेज खुराना, द सोसाइटीज चेयरपर्सन प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड। ना यहां देखिएगा, इसको हमने कैसे किया, द प्रपोजल ऑफ मिसेज खुराना द सोसाइटीज चेयरपर्सन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि यहाँ पे जैसे देखिएगा इस सेंटेंस को, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम, हमारा सेंटेंस जो है ये द सोसाइटीज चेयरपर्सन, केवल अगर हम इसकी बात करें, केवल इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नाउन इन एपोजिशन। तो हमने यहाँ पर भी एक अपॉस्ट्रोफी एस लगा रखा है, तो इसलिए थोड़ा इसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर ये कंपटीशन में आया हुआ है तो ये एरर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक अपॉस्ट्रोफी एस ये हो गया, एक अपॉस्ट्रोफी एस ये हो गया, और हमारा फॉर्म हो गया डबल पोजेसिव। और डबल पोजेसिव कैसा होता है, इनकरेक्ट ही होता है। तो द प्रपोजल, ये तो इनकरेक्ट हो गया। द प्रपोजल ऑफ मिसेज खुराना, जो कौन है, द सोसाइटी चेयरपर्सन, ये केवल इनके लिए आया है, और ये वॉच किसके लिए आया है, द प्रपोजल के लिए आ गया। द सोसाइटी चेयरपर्सन तो है ये मिसेज खुराना, लिखने के तरीके हैं, सही किया गया। और अदरवाइज जो 2 सेंटेंस मैंने दिखाए, आप जो स्टार्टिंग के ये एग्जाम्पल्स आपके नोट्स में दिए गए होंगे, आप वहां से देख सकते हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा लिख कर देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, और वो है रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है, अगर मैं आपको ये 2 एग्जाम्पल दूं, माई सिस्टर्स कार या द कार ऑफ माई सिस्टर, बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। तो आप कहोगे सर माई सिस्टर तो लिविंग है, तो हम माई सिस्टर्स कार बोलेंगे, द सिस्टर ऑफ माई कार नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हम यही बोलेंगे माई सिस्टर्स कार। बट ग्रामर है, ग्रामर एक्चुअली लैंग्वेज है, लैंग्वेज मीन्स देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहां समझिएगा, अगर पोजेसिव केस के बाद एक रिलेटिव क्लॉज आ जाए, अब रिलेटिव क्लॉज आप जानते हैं एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और जिस नाउन से अटैच होता है उसी को अपना मीनिंग एट्रीब्यूट कर देता है, उसी को अपना मीनिंग ये दे देता है। तो देखिएगा, माई सिस्टर्स कार सही है, द कार ऑफ माई सिस्टर सही है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आगे हमने रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग किस तरीके से किया गया है। ध्यान से देखिएगा, समझा दूंगा मैं आपको। विच इज पार्क्ड आउटसाइड इज वेरी एक्सपेंसिव। अब ये रिलेटिव क्लॉज विच इज पार्क्ड आउटसाइड, ये किसके लिए लगा हुआ है, मेरी सिस्टर की ये कार है, मेरी सिस्टर की जो कार है उसके लिए है, कार ही पार्क आउटसाइड की जाएगी ना। तो इस केस में सही है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में, पहला वाला सेंटेंस जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बाद में देखेंगे सेकंड सेंटेंस को। अगर हम पहले वाले सेंटेंस में यहां लिख दें द कार ऑफ माई सिस्टर, तो ये रिलेटिव क्लॉज किससे अटैच हो जाएगा, सिस्टर से अटैच हो जाएगा। इसका मतलब है पार्क कौन है बाहर, सिस्टर पार्क्ड है। अब सिस्टर तो पार्क बाहर नहीं होगी, वो ठीक है, एज जो आएगा वो कार के लिए आ जाएगा। कार बहुत एक्सपेंसिव है, क्लियर है, लेकिन क्या ये रिलेटिव क्लॉज अब इससे नहीं अटैच हो गया, तो क्या लॉजिकली मेरी सिस्टर बाहर पार्क की जा सकती है, वो तो कार पार्क की जाएगी, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज का जो एंटीसीडेंट है वो कार है, और एंटीसीडेंट को रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रखना पड़ता है जहां तक पॉसिबल। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस वाले केस में हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। अब दूसरे पे आते हैं, द कार ऑफ माई सिस्टर हु इज अ लॉयर इज वेरी एक्सपेंसिव। इज का सब्जेक्ट फिर से कौन है, कार है, और क्या लॉयर कौन है, मेरी सिस्टर है।
तो इसका एंटीसीडेंट कौन है? सिस्टर है। हु का एंटीसीडेंट सिस्टर है ना। अगर इस स्ट्रक्चर में लिख लें माई सिस्टर्स कार, तो ये रिलेटिव क्लॉज किससे अटैच हो जाएगा? कार से हो जाएगा। तो कार तो लॉयर नहीं हो सकती ना, कार एक वकील नहीं हो सकती। तो इस वाले सेंटेंस में हमारा ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट होगा, तो और हमें ये करना पड़ेगा। तो कल हमें बोलना पड़ सकता है रवीज हाउस या द हाउस ऑफ रवि। वो डिपेंड इस पे करता है कि रिलेटिव क्लॉज किसके लिए आया है। रवि के लिए आया है तो रवि को लिखना पड़ेगा साथ में, हाउस के लिए आया है तो हाउस को लिखना पड़ेगा, रवीज हाउस। तो ये और एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। माई सिस्टर्स हस्बैंड या द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर। ये देखिएगा, माई सिस्टर्स हस्बैंड हु कॉल्ड यू इज अ लॉयर, सही सेंटेंस है। और यहां देखिएगा ये वाला जो सेंटेंस था, जो रेड में पार्ट लिखा हुआ है, इस रिलेटिव क्लॉज के साथ इनकरेक्ट है। ये जो पार्ट रेड कलर में लिखा हुआ है, इस रिलेटिव क्लॉज के साथ इनकरेक्ट होगा। तो हमें ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर लिखा गया है उसी के साथ जाना पड़ेगा। अब अपने इस पे आइएगा, हु कॉल्ड यू, जिन्होंने आपको बुलाया। तो मेरे सिस्टर आपको बुला सकते हैं और वो एक वकील है। द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर हु कॉल्ड यू, अब इस केस में किसने बुलाया है? इसने बुलाया है। तो यहां दोनों स्ट्रक्चर सही है। ये रिलेटिव क्लॉज सिस्टर के लिए भी आ सकता है और ये रिलेटिव क्लॉज हस्बैंड के लिए भी आ सकता है। तो क्या इस स्ट्रक्चर में ये सही होगा? हाँ सही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस तो यही बन गया। मेरी सिस्टर भी आपको बुला सकती हैं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड भी जो है आपको बुला सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, ये चारों सेंटेंस सही हो जाएंगे, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज ऐसा लगा है जिसका एंटीसीडेंट एक लिविंग पर्सन हो सकता है। तो मेरी सिस्टर का हस्बैंड भी हो सकता है और मेरी सिस्टर भी हो सकती है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड भी हो सकते हैं और मेरी सिस्टर भी हो सकती है। तो लॉजिकली दोनों हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, रवीज हाउस या द हाउस ऑफ रवि। इसको समझने के लिए इसको देखते हैं। आई वेंट टू रवीज हाउस विच इज वेरी लार्ज। तो रवि बड़ा है, घर बड़ा है, घर बड़ा है, तो इसका जो सही एंटीसीडेंट है वो हाउस है। अच्छा, हु इज माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड हाउस तो हो नहीं सकता, तो कौन होगा? हु है। तो इसका सही एंटीसीडेंट कौन है? रवि है। तो ये वाला स्ट्रक्चर ही सही होगा। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं द हाउस ऑफ रवि, तो ये रिलेटिव क्लॉज जो आया है विच इज वेरी लार्ज, इसका एंटीसीडेंट कौन बन जाएगा? रवि। तो रवि तो बहुत लार्ज नहीं है, घर लार्ज होगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो रेड में लिखा है इस केस में इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि रवि के लिए ये रिलेटिव क्लॉज प्रयोग नहीं किया जा सकता लॉजिकली। ठीक है, इस केस में अगर रवीज हाउस कर दे तो ये रिलेटिव क्लॉज जो आया है इसका एंटीसीडेंट कौन बन जाएगा? हाउस बन जाएगा। अब हाउस तो मेरा मित्र नहीं हो सकता लॉजिकली, तो फिर इस केस में ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर तो जो दोनों हैं ब्लैक में जो लिखे हुए हैं दोनों करेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को हमने देखा। तो कल हमें बोलना पड़ सकता है माई सिस्टर्स कार, या बोलना पड़ सकता है द कार ऑफ माई सिस्टर, गिवन प्रोवाइडेड कि हमें रिलेटिव क्लॉज कैसा दिया गया है। वो रिलेटिव क्लॉज के यूजेस पे डिपेंड करता है और इसका यूज हम लोगों को ढंग से आना चाहिए। अदरवाइज कोई भी बोलेगा सर रवीज हाउस होता है, द हाउस ऑफ रवि नहीं होता। मैं भी कह रहा हूँ रवीज हाउस होगा, लेकिन रिलेटिव क्लॉज कैसा लगाया गया है ये डिटरमाइन करेगा कि पॉजेसिव केस को हम कैसे लिखेंगे पहले। तो बहुत समझ लीजिएगा। और अब हम आगे चलेंगे। और रूल नंबर 12, लिविंग एनिमल्स और किल्ड एनिमल्स। ये शायद रूल आपको आज की डेट में जनरली किसी नोट्स में नहीं मिलेगा। बहुत रिसर्च के बाद काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है मुझे आपके लिए, तब मैंने आपके लिए निकाला। पहले से पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, पढ़ाया है पहले भी और चीज़ों को सिखाया। तो अगर लिविंग एनिमल्स आप देखिएगा, apostrophe s स्ट्रक्चर इज यूज फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिविंग एनिमल। अगर लिविंग एनिमल से कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो हम apostrophe s लगाएंगे। और अगर किल्ड एनिमल से मिल रहे हैं, अगर एनिमल को मार के उसको प्राप्त किया जाए तो हम केवल नाउन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। विद एग्जांपल्स ये देखते हैं, काउज मिल्क, और जो गाय का दूध है वो गाय को मार के नहीं निकाला जाता। लैम्स वुल, लैम्प को शेयर किया जाता है ना कि मारा जाता है। हेंस एग,
तो हम मुर्गी को मारते नहीं हैं। बर्ड्स एग, बर्ड को मारते नहीं है। जिराफ्स नेक, ठीक है, प्रोडक्ट है ये, नहीं है पोजीशन, ये तो पोजीशन दिखा रहा है। और वेल्स टेल, मारा नहीं है हमने, ठीक है, लिविंग है। अब किल्ड एनिमल, अगर इनको मारा जाए, एनिमल तो यही है, जैसे काफ स्किन, अब स्किन निकाली, जानवर को मारा ही गया होगा। शीप लेदर, तो शीप को मारा ही गया होगा। लैम चॉप, मतलब मांस का टुकड़ा, ये जो है लैम को मारा ही गया होगा। चिकन सूप, चिकन मरा होगा, चिकन को मारा गया होगा तभी सूप बना होगा। तो अगर एक एनिमल के साथ हम लगाते हैं प्रोडक्ट्स, ये दोनों केस प्रोडक्ट्स नहीं है, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। ये दो एग्जाम्पल जो आ गए हैं, लेकिन 4 जो आए हैं ये प्रोडक्ट्स के लिए ही आए हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल यहाँ नहीं होने चाहिए थे, ये तो नॉर्मल एक पोजीशन को दिखा रहे हैं, और उस केस में हम एनिमल जो के नाउन जो है उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो 4 ये जो 6 एग्जाम्पल है इनको देखिएगा, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन ये लेदर, चॉप, फर, सूप, चिकन, स्किन, इसको लेने के लिए हमें इन एनिमल्स को किल करना पड़ेगा। तो अगर एनिमल किसी प्रोडक्ट से पहले आता है, जैसे कि स्किन हो, मान लीजिए स्किन हो गया और मिल्क हो गया, मिल्क के लिए काव को मारा नहीं जाएगा, स्किन निकालने के लिए काफ को या काव को मारा जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं ये, और आप समझ सकते हैं इसे, इसकी जरूरत कितनी है हमको ना। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 जब आप पढ़े देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो एक क्वेश्चन आ गया, इसमें रूल नंबर 13 कहाँ है। ये एसएससी सीजीएल 2020 का एक क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, इसको देखिएगा, ये एक पॉजेसिव केस है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, सीधा एक टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, अब मैंने कहा था कल, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बॉयज, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, बॉयज ही है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बॉयज ही है, और ये प्लूरल नंबर है, और ये बॉयज जो है ये पॉजेसिव केस है एक प्लूरल नंबर का। तो टीचर प्रिंसिपल ने टीचर्स के से रिक्वेस्ट किया, टीचर के घर से किया, टीचर के वाइफ से किया, टीचर के सन से किया, ये गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में निकालूंगा। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या ऐसी संभावना बनती है कि एक पॉजेसिव केस, मान लीजिए मैंने रवीज लिखा और इसके बाद एक नाउन का प्रयोग ना किया जाए। इस क्वेश्चन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे रूल नंबर 13 के बाद, बस ये लास्ट रूल है आपका। तो यस, ऐसी संभावना है कि हमें पॉजेसिव केस लगाएं और बाद में नाउन ना लगाएं। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, पॉजेसिव केस विदाउट अ नाउन, रवीज, हरीज, ऐसा क्या बोला जा सकता है? हाँ, बोल सकते हैं, और आपको लर्न नहीं करना है, बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है, बस एक बार आपको रिवाइज करना है। इसे रिवाइज कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। When we talk about someone's home or shops or companies, churches, workshop, etc., इन दोनों को तो आप देखेंगे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं, याद भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो पहला देखते हैं ए, When we talk about someone's home, जैसे ये देखिएगा, द न्यूज एजेंट्स, द केमिस्ट, अब न्यूज एजेंट्स की, केमिस्ट की शॉप ही होगी। आई एम गोइंग टू द हेयर ड्रेसर्स, तो हेयर ड्रेसर्स के घर तो नहीं जाओगे, हेयर ड्रेसर के शॉप पे ही जाओगे, तो इम्प्लाइड है कि शॉप पे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा केस है कि अगर कंपनी है, फैक्ट्री है, कोई जगह जो इम्प्लाइड होती है, तो हम उसके बाद में पॉजेसिव केस के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते। तो ये हमने क्या लिखा हुआ है, पॉजेसिव केस विदाउट अ नाउन, जो एक रेयर यूज होता है इसका, लेकिन इसका यूज होता है, ये तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वी आर गोइंग टू जतिन्स फॉर द पार्टी, तो इम्प्लाइड है कि हम जतिन के घर जा रहे हैं। शी हैज गॉन टू द बेकर्स, अब बेकर्स के बाद में नाउन तो है नहीं कोई, तो बेकर्स की शॉप में जा रहे हैं। टुनाइट वी आर डाइनिंग एट सुमित, तो अगर डाइन कर रहे हैं तो सुमित के या तो होटल रेस्टोरेंट में होंगे या सुमित के घर पे खाएंगे, इम्प्लाइड है। शी गॉट मैरिड एट सेंट जोसेफ्स, तो सेंट जोसेफ है, सेंट एंथनीज है, ये चर्च के नाम हो गए। वी हैड अ नाइस टाइम एट जतिन एंड सचिन्स, ज्वाइंट पोजीशन है, तो मतलब कहने का क्या है, जतिन और सचिन के घर पे हमें अच्छा टाइम बिताया, ठीक है।
तो अगर वो इम्प्लाइड है कि शॉप है, वर्कशॉप है, कोई जगह का पता लग जाए, जगह का पता लग जाए, पर्सन का पता नहीं लगता, जगह का पता, प्लेस का पता लगेगा, प्लेस का, पर्सन का पता नहीं लगेगा, तो हम ऐसा यूज करते हैं। ठीक है। पॉजेसिव केस इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस, ये आपको एग्जांपल्स देखकर ही क्लियर हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा। इट इज नॉट रवीज कीबोर्ड, इट इज कपिल्स। ये रवि का कीबोर्ड नहीं है, ये कपिल का है। तो दोबारा अगर पहले पॉजेसिव केस आ चुका है जिसके साथ एक नाउन का प्रयोग किया गया है और किसी और नाउन के लिए आए, क्या ये भाई हरि की किताब है? नहीं, ये रवि की किताब है, ये रवि की है, तो रवि की किताब बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। आई डिडेंट रिसीव अ कॉल फ्रॉम मोहित मदर, मोहित की माँ से तो मुझे कॉल रिसीव नहीं हुआ, बट जतिन से, लेकिन जतिन की माँ से हुआ। तो क्योंकि ये एक इम्प्लाइड है कि जतिन के यहाँ पे मदर लगाना है, तो अगर इम्प्लाइड है, गिवन है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो आप पता कर सकते हैं, तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाँ स्ट्रक्चर आया कि यहाँ पर नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कपिल के कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, जतिन की मदर की बात कर रहे हैं हम लोग। पोजेसिव इन द क्वेश्चन एंड द रिप्लाई, देखते हैं। इज दैट योर पासवर्ड? नो 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 नो, इट्स अंकित। तो पासवर्ड के ऊपर अधिकार दिखाने की बात हो रही है, तो नहीं नहीं नहीं, ये अंकित का है। क्या ये चाबियां ललित की हैं? नहीं नहीं नहीं, दे आर रोहित, ये रोहित की है, तो इम्प्लाइड होता है ये, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर अधिकार चीजों पर दिखाया जाए तो दो केस हम लोगों ने देखे, ये बॉम्बे एंड कैलकाटा पहले पार्ट में दिया जाता है, और ये कैलकाटा में एक क्वेश्चन होता है, उसका रिप्लाई होता है। क्या ये तुम्हारी कार है? नो, इट इज हरीज, ये मेरी कार नहीं है, ये हरी की है। तो ये दोनों तो बड़े आसान है। और ये वर्कशॉप, प्लेस, तो एक चीज जो हमें बहुत क्लियर हो रही है वो ये है कि प्लेस पर ये अधिकार दिखाते हैं या थिंग्स पर दिखाएंगे? थिंग्स पर, पर्सन्स पे नहीं होता। पर्सन्स पे क्वेश्चन आंसर वाले केस में हो सकता है। इज ही योर फादर? नो, ही इज रवीज। क्या वो तुम्हारे पापा हैं? नहीं, वो हरी के पापा हैं। तो इस केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इन दोनों केसेस में अगर पहले अधिकार जो है अगर किसी पर्सन पे दिखाया गया है, जैसे कि इसमें देखिएगा, क्या ये मोहित की माँ, तो अधिकार दिखाया गया ललित जतिन की माँ है। ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, तो यहां पर तो कोई नाउन है नहीं, और टीचर की दुकान, टीचर की कोचिंग तो नहीं होगा। प्रिंसिपल जो है टीचर की कोचिंग से, टीचर के घर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा। प्रिंसिपल किससे रिक्वेस्ट करेगा? टीचर्स से करेगा। तो हमें यहाँ पे जो इनकरेक्ट पॉजेसिव केस दिया गया है, इसको हटा के हमको टीचर्स का प्रयोग करना है, प्लूरल नंबर का। ये प्रयोग हमें करना है। ये क्वेश्चन बना दिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द ब्लाइंड्स लाइफ, हम लोगों ने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में देखा द प्लस एडजेक्टिव एक पूरे ग्रुप को एक्सप्लेन करता है, जैसे द रिच, द पुअर। तो अगर मैं लिखता हूं द रिच, तो ये क्या हो गया? सारे अमीर लोग। तो द ब्लाइंड, सारे अंधे लोग, जिनको दिखाई नहीं पड़ता वो लोग। ठीक है। तो इस केस का पॉजेसिव केस कैसे बनाया जाता है? कोई रूल तो नहीं है, वैसे क्वेश्चन करा देता हूं आपको, आप प्रीवियस से क्वेश्चन का है ये। द रिच, तो पढ़िएगा इसको। द प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप, और द रिच, द पुअर, इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, तो फिर हम किसका करेंगे? ऑफ का करेंगे, ऑफ का। तो ब्लाइंड्स लाइफ नहीं होगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। द रिच, द पुअर, इनका पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस से नहीं बनाया जाता। अमीरों का जीवन, तो द रिचेज लाइफ नहीं लिखोगे, द पुअर्स लाइफ नहीं लिखोगे, द लाइफ ऑफ द पुअर ऐसे लिखा जाएगा। तो कोई रूल नहीं था, तो बस यही पार्ट था हमारा। और 13 रूल्स को हम लोगों ने पॉजेसिव केस में डिस्कस किया। और थोड़ी सी एक्सरसाइज है जो आप देख लीजिएगा, बड़ा आसान सी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको करने में। वो ये है कि हमारे चेंज द नाउन इंडिकेटिंग पोजीशन फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल।
बड़ा आसान सा है, बस समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने कर दिया ही, वरना वीडियो खत्म हो सकता था। तो जो नाउन अधिकार दिखा रहे हैं, जैसे मैन है, ऑफिसर है, शिप है, और ये किस नंबर में, सिंगुलर नंबर में दिए गए हैं, हमें इन्हें प्लूरल नंबर में लिखना है। तो आंसर्स नोट्स में मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप यहाँ भी देख लीजिएगा, द मैन, तो हमें इसको नहीं करना है प्लूरल में, इसको करना है प्लूरल में। तो मैन का प्लूरल क्या बनता है, मैन, MEN, और एपोस्ट्रोफी एस यहाँ आएगा, द मेंस एक्सपीरियंस। डॉक्टर का कैसे बनाओगे प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर तो बनाओगे, प्लूरल के साथ साथ पॉजेसिव भी बनाना है। तो पहले तो लिखोगे डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स में एस आ जाएगा, और अब केवल एपोस्ट्रोफी आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है। द ऑफिसर्स फ्रेंड, ऑफिसर को हमें किस में लेना है, प्लूरल नंबर में, तो पहले तो एस लगाया जाएगा ऑफिसर में, और फिर एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाएगा, एस नहीं लगाया जाएगा इस बार। अभी आया था ना द टीचर्स, द टीचर्स लिखा कैसे जाएगा, मुश्किल है, पॉजेसिव केस है, क्या है, वो सेंटेंस को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। द पायलट्स वैकेशन, तो पायलट का प्लूरल नंबर क्या बनेगा, पायलट्स, बस केवल एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाएगा, द पायलट्स वैकेशन। शिप के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और शिप का प्लूरल नंबर कैसे बनेगा, शिप्स, तो शिप में एस लगाएंगे और एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। एनिमल्स हैबिटाट, एनिमल का बनाइए प्लूरल नंबर, एनिमल्स, एनिमल्स, और ये आया आपका, तो रेड में जो दिखाई पड़ रहे हैं ये प्लूरल नंबर है पॉजेसिव केस में, और जो ब्लैक में दिखाई पड़ रहे हैं ये पॉजेसिव केस है सिंगुलर नंबर। और देखते हैं द चाइल्ड, अब चाइल्ड का जो प्लूरल नंबर है वो चाइल्ड्स नहीं है, चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रंस हो जाएगा यहाँ पे। वर्कमैन, वर्कमैन हो जाएगा, MEN हो जाएगा, और एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन म्यूजिशियन का जो बनेगा, म्यूजिशियंस, प्लूरल नंबर बनाना है हमें, और प्लूरल नंबर बना के प्लूरल नंबर बना के पॉजेसिव केस को रिटेन करे रहना है, पॉजेसिव केस भी बनाना है, तो म्यूजिशियंस बन जाएगा, ठीक है। छोटा सा पार्ट था, तो अब हमने ये काम किया। इनको जो ब्लैक में दिखाई पड़ रहे हैं आपको नाउन, हाईलाइटेड नाउन दिखाई पड़ रहे हैं, ब्लैक में तो सभी लिखा हुआ है इसमें, जो हाईलाइटेड नाउन है इनको सिंगुलर से प्लूरल करना था। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है इस बार, इसमें क्या किया हम लोगों ने, सिंगुलर से प्लूरल किया, ठीक है। और इस केस में क्या करना है, प्लूरल से सिंगुलर करना है, इन्हें सिंगुलर करना है। तो माइस, माइस का सिंगुलर क्या है, माउस। सिंगुलर नंबर, जो नाउन अधिकार दिखा रहे हैं उनको सिंगुलर नंबर में लेना है, और पॉजेसिव केस को रिटेन करना है, पॉजेसिव केस को बरकरार रखना है। तो माइस का सिंगुलर नंबर क्या होता है, माउस, तो माउसेस। ओनर्स का सिंगुलर नंबर क्या होता है, ओनर, और ओनर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। मैनेजर्स का सिंगुलर नंबर क्या होगा, मैनेजर, तो पॉजेसिव केस कैसे बनाया जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस से बनाया जाएगा, मैनेजर्स, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इतना पढ़ा है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, और पॉजेसिव केस आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। द विमेन्स एरांड, विमेन का जो प्लूरल नंबर बनता है वो बनता है वुमेन, WOMAN, तो एपोस्ट्रोफी एस किस में लगाया जाएगा, WOMAN में। ईगल्स एरी, ऊपर बना हुआ, कहीं ऊंचाई पर बना हुआ पिंजरा या घर, ठीक है। तो ईगल्स, तो सिंगुलर नंबर क्या बनेगा, ईगल, और एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। डायरेक्टर्स का सिंगुलर नंबर क्या बनेगा, डायरेक्टर, और डायरेक्टर में एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा, द डायरेक्टर्स डिसीजन, ठीक है। नाउ द सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज लिखा हुआ है और प्लूरल नंबर है, हमने केवल एपोस्ट्रोफी लगा रखा है, और इसका जो सिंगुलर नंबर है वो सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी और एपोस्ट्रोफी एस। पुलिसमैन का सिंगुलर नंबर कैसे बनेगा, MEN से बनेगा, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे पुलिसमैन में। सर्जन्स का सिंगुलर नंबर क्या होगा, सर्जन, तो सर्जन में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो ये 18 क्वेश्चंस हैं जिसमें पोजीशन दिखाने वाले नाउन को हमने सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर किया। तो कई बार जल्दबाजी से काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार आप इन सेंटेंसेस को लिख कर देखिएगा, ठीक है। एक एक्सरसाइज और है, और फिर ये पॉजेसिव केस वाला पार्ट जो है मैं खत्म कर दूंगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो हमने इन नाउन्स को, जो हाईलाइटेड नाउन्स हैं,
इनको प्लूरल से सिंगुलर नंबर में किया, लेकिन पॉजेसिव केस को रिटेन करे रखा। ना अब ये कुछ 13 या 14 एक ग्रुप आएंगे, वो बड़ा आसान सा है, बहुत बहुत आसान सा है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ये। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि एक स्टूडेंट जो पॉजेसिव केस पढ़ रहा है वो ढंग से पढ़ ले बस, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास एक आएगा पोजेसर और एक आएगा जो पोजेस करता है, और वो चीज जिस पर पोजेशन दिखाया जाता है, ठीक है, जैसे कि विजिटर और मैप। तो अगर हम इसको इन दोनों नाउन को लेकर पोजीशन को शो करें तो वो कैसे बनेगा। अब विजिटर तो लिविंग है, लिविंग है, और अधिकार किस पे दिखा रहे हैं, नॉन लिविंग पे दिखा रहे हैं। उससे अधिकार किस पे दिखाया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिविंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो जो पोजीशन दिखाया जाएगा द विजिटर्स मैप आएगा, ठीक है ना। अभी 13 और आएंगे आपके पास, पोजेसर और थिंग पोजेस। तो बस आपको पोजीशन दिखा देना है, कई बार एपोस्ट्रोफी एस से बनेगा और कई बार बनाना पड़ेगा हमें ऑफ से। देखते हैं नेक्स्ट, स्टेयर्स और टॉप। तो ये तो नॉन लिविंग है स्टेयर्स, तो इस बार ऑफ से बनाया जाएगा द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स टॉप नहीं करना है, यही सीखना है। 2 बार देख सकते हैं आप, रिवाइंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक ही बार आप जब वीडियो देखें तो आपको एक ही बार में चीजें क्लियर हो जाएं। स्ट्रीट और लेंथ, तो स्ट्रीट तो नॉन लिविंग है, तो एपोस्ट्रोफी एस से नहीं बनाना है, ऑफ से बनाना है। तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट पोजीशन आएगा ये। नेक्स्ट, चेयर आर्म। अब चेयर तो नॉन लिविंग है, तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ऑफ से बनाया जाएगा द आर्म ऑफ द चेयर। देखते हैं बॉय। अब बॉय क्या है, बॉय तो लिविंग है, और तो अब हम जो पोजीशन दिखाएंगे वो बॉय में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, द बॉयज पेरेंट्स, ठीक है। हैन कैकलिंग, हैन एक एनिमल है और एनिमल के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और कैकलिंग मतलब आवाज। तो हैन को किल तो किया नहीं गया, मारा तो हमने है नहीं हैन को, तो एपोस्ट्रोफी एस से बनेगा द हैंस कैकलिंग। बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग कैसा है, नॉन लिविंग है, तो ऑफ से बनाया जाएगा ये स्ट्रक्चर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। नाउ गर्ल ट्राईसाइकिल, गर्ल क्या है, लिविंग है, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा द गर्ल्स ट्राईसाइकिल। डेफिसिट नॉन लिविंग है, तो एपोस्ट्रोफी एस तो पॉसिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, द साइज ऑफ द डेफिसिट। इंस्ट्रक्टर तो व्यक्ति होता है, तो इंस्ट्रक्टर्स एडवाइस, एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा द इंस्ट्रक्टर्स एडवाइस। कंसर्ट, क्लास, कमिटी, ये नॉन लिविंग चीजें हैं, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, हम ऑफ का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, द बिगिनिंग ऑफ द कंसर्ट। डोर, डोर जो है, डोर तो नॉन लिविंग है, तो एपोस्ट्रोफी एस तो संभव नहीं है, द कलर ऑफ द डोर। चिल्ड्रन क्या है, नॉन लिविंग है, तो एपोस्ट्रोफी एस से बनेगा चिल्ड्रंस आंसर। एंड लास्ट वुमेन, वुमेन तो लिविंग है, तो एपोस्ट्रोफी एस से बनाया जाएगा द वुमेन्स स्कार्फ, ये आ जाएगा। तो इसके साथ इस समय हमारा पॉजेसिव केस जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउन मॉडिफायर या नाउन एडजंक्ट आप कह सकते हैं। इसको हम लोगों ने रूल नंबर 16 में थोड़ा सा सीखा है, और अभी भी ये काफी बचा हुआ है, तो इसके स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नाउन मॉडिफायर का वीडियो जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, और कोशिश करूंगा मैं कि उस वीडियो में हम लोग नाउन के टॉपिक को कंप्लीट कर लें। एंजॉय करिए पॉजेसिव केस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।